तो अब हम लोग देखने वाले हैं गतिशील आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे कि जब भी किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और चूंकि जब धारा प्रवाहित होती है तो उसमें कोई आवेश ही गतिमान होता है, कोई आवेश ही उसमें गति करता है। तो यहाँ पर अगर अकेला कोई आवेश गति करेगा तब भी उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसको कैसे समझेंगे? जैसे कि हम लोग बायो-सॉवर्ट के नियम से देखे थे कि जो डी बी का मान होता है वो होता है म्यू नॉट अपान 4 पाई, और यहाँ पर हो जाता है आई इंटू डी एल अपान आर स्क्वायर, और यहाँ पर साइन थीटा भी होता है, साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। अब इसको हम लोग कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे क्यू और वी के रूप में। मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई क्यू आवेश है, यहाँ पर जो आवेश है उसका मान कितना है, क्यू है, और यह वी वेग से गतिमान है। तो हम लोग को यह देखना है कि इसके आसपास कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो जब कोई गतिशील आवेश होता है तो वह एक धारा का काम करता है। जब भी कोई आवेश गतिमान होगा, गति करेगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि आवेश का स्थानांतरण हो रहा है, और आवेश का स्थानांतरण को हम लोग क्या बोलते हैं, धारा कहते हैं। तो किसी चालक में धारा प्रवाहित हो रही हो या कहीं पर कोई आवेश गतिमान हो तब उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो बायो-सॉवर्ट के नियम हम लोग देख लिए थे कि अगर धारा का मान आई हो और अल्पखंड का मान डी एल हो और कोण थीटा हो और दूरी आर हो तो जो डी बी का मान होता है इसके बराबर होता है। अब इसी को हम लोग कन्वर्ट करने वाले हैं क्यू और वी के पदों में। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो डी एल होगा वह किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर जो लंबाई होगी वह हो जाएगा किसके बराबर, ये हो जाएगा वी इंटू डी टी के बराबर। किसके बराबर हो गया, v इंटू डी टी। डी एल क्या है, दूरी है, और हम जानते हैं दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणे समय होगा। तो डी एल के स्थान पर लिख सकते हैं v इंटू डी टी। उसके बाद से जो I है, I क्या है, धारा है, और अगर Q आवेश प्रवाहित हो रहा हो डी टी समय में तो यहाँ पर I का मान हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा Q अपान डी टी के बराबर। I बराबर क्या होगा, Q अपान डी टी, आवेश बटा समय। अब इन्हीं दोनों मानों का अगर हम लोग इसमें रख देते हैं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डी बी इजकल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई। आई का स्थान पर क्या लिखना है, आई का स्थान पर लिखना है क्यू अपान डी टी। यहाँ पर हो जाएगा क्यू अपान डी टी। उसके बाद से जो डी एल था, डी एल का स्थान पर लिख देना है वी इंटू डी टी। यहाँ पर हो जाएगा वी इंटू डी टी, और यहाँ पर हो जाएगा फिर साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। यहाँ पर डी टी से डी टी कैंसिल हो गया, और जब डी बी का मान जो होगा वह डी बी इजकल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई, और यहाँ पर हो गया क्यू इंटू वी साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। इसके बराबर हो जाएगा डी बी का मान। तो इस तरह से हम लोग अगर गतिमान आवेश हो तब भी उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हैं इस फार्मूले से। और जो धारा के जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी होती है उससे हम वैसे ही है जैसा कि हम लोग धारा के लिए पढ़े थे। जिस दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है उसी दिशा में अगर आवेश गतिमान हो तो हम लोग मैक्सवेल के नियम से भी ज्ञात कर सकते हैं, दाएं हाथ की हथेली के नियम से भी ज्ञात कर सकते हैं, और बाएं हाथ के नियम से भी ज्ञात कर सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एम्पियर का परिपथी नियम। तो यह जो एम्पियर का परिपथी नियम है वह गॉस के प्रमेय के समतुल्य ही है। तो उसमें हम लोग पढ़े थे गॉस के प्रमेय में कि किसी भी बंद पृष्ठ से उत्सर्जित जो कुल फ्लक्स का मान होता है, जो कुल विद्युत फ्लक्स का मान होता है, वह क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। यहाँ पर पढ़े थे हम लोग कि होल इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी एस इजकल टू हो जाता है किसके बराबर, ये हो जाता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाता है। यहाँ पर क्या था, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। यहाँ पर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं, इससे हम लोग कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात कर सकते हैं जो कि किसी बंद पृष्ठ से होकर उत्सर्जित होता है। अब यहाँ पर हम लोग इसी के संगत एक और नियम पढ़ेंगे, एम्पियर का परिपथी नियम। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था ई। तो जो एम्पियर का परिपथी नियम है वह चुंबकीय क्षेत्र के लिए है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे बी। यहाँ पर क्या होगा, बी होगा, ये हो जाएगा वेक्टर बी। उसके बाद से डॉट था, यहाँ पर भी डॉट होगा। इसको हम लोग बंद पृष्ठ से घेरते थे, जबकि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, किसी धारा को बंद लूप से घेरेंगे। जैसे यहाँ पर कोई धारावाही चालक है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसको घेरने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम लोग बंद लूप का प्रयोग करेंगे। इसमें क्या करते थे, बंद पृष्ठ का प्रयोग करते थे जिसको गॉसियन पृष्ठ बोलते थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बंद लूप का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा डी एल वेक्टर डी एल इजकल टू, उसमें हम लोग पढ़े थे कि क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाता है आई इंटू म्यू नॉट। यहाँ पर क्या हो जाता है, आई इंटू म्यू नॉट के बराबर होगा, या इसी को हम लोग म्यू नॉट इंटू आई भी लिख सकते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे
म्यू नॉट इंटू आई। क्योंकि वहाँ पर हम लोग देख रहे थे जो एप्सिलॉन नॉट था वह नीचे था, यानी अपान के नीचे था, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊपर हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अंतर कहाँ से आ रहा है, तो जो अंतर आ रहा है यहाँ से मिल रहा है। क्योंकि हम लोग जो चुंबकीय क्षेत्र के लिए फार्मूला देखते थे उसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आता था, जबकि जब हम लोग चुंबकीय क्षेत्र के लिए फार्मूला देखते हैं तो उसमें म्यू नॉट अपान 4 पाई आता है। उसमें जो एप्सिलॉन नॉट था वह नीचे था और यहाँ पर जो म्यू नॉट है वह ऊपर है। इसीलिए गॉस के प्रमेय में एप्सिलॉन नॉट नीचे आता था और यहाँ पर जो म्यू नॉट है एम्पियर के परिपथीय नियम में ऊपर आ रहा है, गुणनफल के रूप में आ रहा है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो वेक्टर v डॉट वेक्टर dl है वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल है। यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का पृष्ठीय समाकल लेते थे, लेकिन यहाँ पर विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल लेंगे और जो इसका रेखीय समाकलन होगा वह म्यू नॉट इंटू आई के बराबर होता है। यहाँ पर जिस कर्व के भी अकॉर्डिंग यहाँ पर समाकलन करते हैं उस कर्व को यहाँ पर दर्शा देते हैं। हो गया क्लियर। अब इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं b इंटू डी एल इंटू, अगर इन दोनों के बीच का कोण थीटा हो तब यहाँ पर हो जाएगा बी एल कास थीटा इजकल टू म्यू नॉट इंटू आई के बराबर हो जाएगा। अगर यहाँ पर दोनों की दिशा सेम है, अगर b और डी एल दोनों की दिशा अगर सेम है, जैसे यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, अंदर की तरफ होगी, और यहाँ पर जो अल्पखंड है उसकी दिशा भी अंदर की तरफ ही होगा, तो इन दोनों के बीच का कोण कितना है, 0 अंश है। तो जब हम लोग कास थीटा का स्थान पर 0 लिखेंगे तो कास 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। और जब यहाँ पर हम लोग 1 रखेंगे तो हो जाएगा यह इंटीग्रेशन अकॉर्डिंग टू कर्व b, फिर यहाँ पर डी एल, और यहाँ पर कास 0 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक तो यहाँ पर लिखेंगे नहीं तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई के बराबर। हो गया क्लियर। इसको हम लोग अगर पूरे वाक्य में बोलना चाहें तो कैसे बोलेंगे कि किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल चुंबकशीलता तथा उसमें से गुजरने वाली कुल धारा के गुणनफल के बराबर होता है। यानी जो बंद लूप है उसमें से गुजरने वाली कुल धारा के गुणनफल के बराबर होगा। हो गया क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब क्या करेंगे हम लोग, एम्पियर के परिपथीय नियम का प्रयोग करके अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो बहुत आसान है। मान लेते हैं यहाँ पर कोई अनंत लंबाई का धारावाही चालक है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, यहाँ पर आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग को चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना होता है तो जो धारा होता है उसको हम लोग किसी बंद लूप से घेरते हैं। अगर मान लेते हैं कि r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो जो बंद लूप होगा उसकी त्रिज्या भी कितनी होगी, r के बराबर ही होगी। यहाँ पर जो त्रिज्या है वो किसके बराबर है, r के बराबर है। यह त्रिज्या कितनी है, r के बराबर है। अगर इस बिंदु पर हम लोग को चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो क्या होगी, अंदर की तरफ होगी। अगर हम मैक्सवेल के नियम का प्रयोग करें तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, अंदर की तरफ ही होगी। ये हो गया वेक्टर b। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक अल्पखंड ले लेंगे dl, इसकी दिशा भी अंदर की तरफ ही होगी। तब यहाँ पर जो हम लोग समाकलन करेंगे तो हो जाएगा ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ b dl, और यहाँ पर हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई के बराबर। ये कहाँ से लिखे हैं हम लोग, एम्पियर के नियम से लिखे हैं। चूँकि b प्रत्येक बिंदु पर कांस्टेंट होगा, चूँकि दूरी समान है तो जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो भी हर बिंदु पर समान होगी इस वृत्त पर। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, b को बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ पर b और यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dl इजकल टू, ये हो गया म्यू नॉट इंटू आई के बराबर। यहाँ तक क्लियर हो गया। क्योंकि जो dl है अगर इसका हम लोग पूरा समाकलन कर दें तो इस पूरे लंबाई के बराबर हो जाएगी। यानी जो यहाँ पर वृत्त बन रहा है इस वृत्त की लंबाई के बराबर होगा, और वृत्त की इस लंबाई को क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। और जो वृत्त की परिधि होती है वह 2 पाई r के बराबर होती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं b इंटू, इसका मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई r इजकल टू, यहाँ पर हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई के बराबर हो गया। अब क्या कर सकते हैं, 2 पाई r को जब इधर भेज देंगे तब यहाँ पर b का जो मान होगा वो हो जाएगा म्यू नॉट अपान 2 पाई और इंटू आई अपान r। और इस तरह से हम लोग अनंत लंबाई के किसी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। हो गया क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एम्पियर के परिपथीय नियम का प्रयोग करके परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। परिनालिका क्या होता है, अगर किसी बेलनाकार पाइप के ऊपर ऐसे तार लपेट दिया जाए, एक मिनट, अगर किसी बेलनाकार पाइप के ऊपर ऐसे अगर हम लोग पृथक्कृत तार लपेट देते हैं तो क्या बन जाता है, परिनालिका बन जाती है। अब इसी के कारण हम लोग को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, इस परिनालिका का हम लोग एक अक्ष के अनुदिश इसका एक काट देखेंगे, परिच्छेद देखेंगे। इसको हम लोग क्या कर दिए, ऐसे खड़ा में काट दिए हैं। तो जब इसको खड़ा में ऐसे काटेंगे तो कुछ परिनालिका इस प्रकार दिखाई देगी। यहाँ पर जो तार होंगे
वह ऐसे बाहर की तरफ निकलेंगे। मान लेते हैं यहाँ पर जो तार है वो बाहर की तरफ निकल रहा है और यहाँ पर जो तार है वह अंदर की तरफ जा रहा है। तो बाहर के लिए डॉट लगाते हैं और अंदर के लिए क्रॉस लगा देते हैं। अब क्या करना है, हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर जो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है, चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर कई फेरे हैं तार के। मान लेते हैं एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है, स्मॉल एन के बराबर है। ये किसके बराबर है, स्मॉल एल के बराबर है, एन के बराबर है। अब क्या करेंगे, इस भाग को, चूंकि पूरे भाग को तो हम लोग घेर नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे, सिर्फ इतने भाग को किसी यल लंबाई और बी चौड़ाई वाले आयत के द्वारा घेरेंगे। यहाँ पर जो आयत होगा वही क्या होगा, एक बंद लूप होगा, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करना है, यहाँ पर हम लोग को चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन ज्ञात करना है। तो पहले क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को ए बी सी डी के अनुदिश समाकलन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी सी डी और यहाँ पर बी होगा, उसके बाद से इंटू डी एल होगा, उसके बाद हम जानते हैं कास थीटा होता है, ये हो जाएगा। अब इस पूरे को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, अलग अलग टुकड़ों में ज्ञात करेंगे इस पूरे को। इस पूरे रेखीय समाकलन को क्या करेंगे, अलग अलग टुकड़ों के रूप में ज्ञात करेंगे। यानी ए बी के लिए अलग से ज्ञात कर लेंगे, बी सी के लिए अलग से ज्ञात कर लेंगे और डी सी के लिए अलग से ज्ञात कर लेंगे। और चूंकि इसका हम लोग मान जानते हैं किसके बराबर होता है, यह म्यू नॉट इंटू आई के बराबर होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसको बना देते हैं समीकरण नंबर 1। इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 बना देंगे। अब इसका मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, अलग अलग टुकड़ों में, यहाँ पर जो टुकड़े दिख रहे हैं उन सब के लिए रेखीय समाकलन ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए बी के लिए ज्ञात कर लेंगे, फिर बी सी के लिए ज्ञात कर लेंगे, फिर सी डी के लिए ज्ञात कर लेंगे, फिर डी ए के लिए ज्ञात कर लेंगे और इन सभी रेखीय समाकलन को आपस में जोड़ देंगे तो इसका मान मिल जाएगा। जो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है इसका मान मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ज्ञात करेंगे ए बी के लिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ए बी के अनुदिश रेखीय समाकलन ज्ञात करना है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, बी के बराबर है, यह बी हो गया। लंबाई कितनी है, लंबाई अभी नहीं लिखेंगे, अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डी एल, ये हो गया डी एल। कोण कितना है, कोण हो जाएगा यहाँ पर कास 0 के बराबर, इक्वल टू बी को तो हम लोग बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि बी कांस्टेंट है, बी बाहर निकल गया और यहाँ पर बचेगा डी एल, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल होगा। अगर ए बी के अनुदिश अगर हम लोग डी एल का इंटीग्रेशन कर देते हैं तो किसके बराबर हो जाएगा, यह एल के बराबर हो गया। किसके बराबर होगा, एल के बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग डी एल का इंटीग्रेशन करते हैं तो कितना मिलेगा, एल मिलेगा। और कास 0 का मान कितना होता है, कास 0 का मान 1 होता है। तो इसका मान तो हम लोग लिखेंगे नहीं क्योंकि 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसके बाद हम लोग देखेंगे बी सी के अनुदिश। यहाँ पर हम क्या करेंगे, बी सी के अनुदिश हम लोग को चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी एल और यहाँ पर हो जाएगा यह कास 90 अंश। 90 अंश क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वह इधर है और जो यहाँ पर डी एल है यानी जो लंबाई है उसकी दिशा इधर है। दोनों के बीच कोण कितना है, 90 अंश है। और जानते हैं कास 90 का मान कितना होता है, 0 के बराबर होता है। और जब इसमें हम लोग कास 90 का मान 0 रखेंगे तो यह पूरा का पूरा 0 बन जाएगा। हो गया यहाँ तक क्लियर। उसके बाद क्या करना है, फिर से हम लोग को सी से लेकर डी तक का ज्ञात करना है। यहाँ पर हम लोग समाकलन ज्ञात करेंगे सी डी के अनुदिश। यहाँ पर हो जाएगा बी, ये हो जाएगा डी एल। कोण कितना होगा, तो कास यहाँ पर हो जाएगा कास 180 अंश के बराबर। कितना हो जाएगा कोण, 180 अंश के बराबर, क्योंकि बी की दिशा इधर है और जो यहाँ पर सी डी मिल रहा है उसकी दिशा इधर है, विपरीत, इसके विपरीत है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इधर तो यानी यहाँ पर तो चुंबकीय क्षेत्र है ही नहीं, और जब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र नहीं है तो बी का मान कितना हो जाएगा, ये बी का मान हो जाएगा 0 के बराबर। किसके बराबर होगा, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बी के स्थान पर लिख देंगे 0, ये हो गया 0। और जब 0 से इसमें गुणा करेंगे तो पूरा का पूरा 0 ही आने वाला है, पूरा का पूरा क्या आएगा, 0 ही आएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे डी ए के लिए। क्या करना है, डी ए के लिए ज्ञात करना है। अब हम लोग ज्ञात करेंगे जो समाकलन होगा, एक मिनट, जो यहाँ पर समाकलन है वह डी ए का अनुदिश ज्ञात करनी है। चुंबकीय क्षेत्र कितना है, बी है। जो लंबाई है वो किसके बराबर है, स्मॉल बी के बराबर है। हाँ, यहाँ पर अभी हम लोग क्या करेंगे, डी एल ही लिखेंगे। और कोण यहाँ पर कितना होगा, चुंबकीय क्षेत्र इधर है और इसकी दिशा इधर है, दोनों के बीच कोण कितना है, 90 अंश है। यहाँ पर 90 अंश है तो यहाँ पर लिख देंगे कास 90 अंश। अब कास 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो अगर कास 90 का मान 0 रख देते हैं तो पूरा का पूरा समाकलन ही यहाँ पर 0 बन जाएगा। हो गया क्लियर। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब इसका मान, इन सभी का मान क्या करेंगे, जब इसमें रखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर लिखेंगे कि ए बी सी डी के अनुदिश, ए बी सी डी के अनुदिश जो रेखीय समाकलन होगा
इसको ऐसे लिख देते हैं, अदिश के रूप में लिख सकते हैं, परिमाण के रूप में। तो हो जाएगा यह बी इंटू डी एल कास थीटा बराबर हम लोग को पूरा मिलेगा। पहले वाले में कितना मिला था? पहले वाले में मिला था बी एल, कितना मिला था? बी एल मिला था। दूसरे वाले में कितना मिला है? 0 मिला है। तीसरे वाले में भी 0 मिला है और चौथे वाले में भी 0 ही मिला है। यानी इसका मान कितना हो गया? यह बी एल के बराबर हो गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कि जो ए बी सी डी के अनुदिश रेखीय समाकलन होगा बी इंटू डी एल इंटू कास थीटा का मान वो किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा बी एल के बराबर। किसके बराबर हो गया? बी एल के बराबर हो गया। और समीकरण एक हम लोग जानते हैं इसका मान कितना मिला था? इसका मान मिला था म्यू नॉट इंटू आई के बराबर। इसके बराबर है म्यू नॉट इंटू आई के बराबर है। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं बी इंटू यल। ये क्या था? बी इंटू यल था। हाँ, एक मिनट और हम लोग को ध्यान देना है कि अगर यहाँ पर हम लोग को पूरा आई का मान ज्ञात करना है तो चूंकि सिर्फ एक ही फेरे नहीं है तार के कितने फेरे हैं? यन फेरे हैं। कितनी लंबाई में है? स्मॉल यल लंबाई में। तो यहाँ पर अगर हम लोग को आई का मान लिखना हो तो किसके बराबर हो जाएगा? जो टोटल आई का मान होगा वो हो जाएगा म्यू नॉट इंटू कितना होगा? यह एन आई के बराबर होगा। यानी जितने भी फेरे होंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसमें हम लोग क्या करेंगे? आई से गुणा कर देंगे। जैसे 4 फेरे हैं तो 4 आई हो जाएगा, 5 फेरे हैं तो 5 आई होगा। और यहाँ पर हो जाएगा इंटू इक्वल टू बी इंटू यल के बराबर। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे? जो स्मॉल यल है अगर इसको हम लोग इधर भेज देते हैं तो जो बी का मान मिलेगा वो हो जाएगा म्यू नॉट इंटू यन इंटू आई अपान यल। अब यहाँ पर जो यन अपान यल है वो क्या है? एकांक फेरों में, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या हो जाएगी। और एकांक लंबाई में फेरों की संख्या हम लोग क्या लिख सकते हैं? स्मॉल यन के बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बी बराबर क्या मिलेगा? ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई के बराबर। इस तरह से हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। हो गया क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इस पर एक एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल में क्या बोला जा रहा है? एग्जाम्पल में बोला जा रहा है कि एक परिनलिका की 40 सेंटीमीटर लंबाई में 600 फेरे हैं। यदि तार में 2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो तो परिनलिका के भीतर अक्ष का चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है। यहाँ पर हम क्या करेंगे? बी का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र लिख देंगे। पहले सूत्र क्या था? यहाँ पर मिला था हम लोग को म्यू नॉट इंटू स्मॉल यन इंटू आई। म्यू नॉट का मान कितना होता है? म्यू नॉट का मान हो जाता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 के बराबर। कितना हो जाता है? यह 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 के बराबर होता है। स्मॉल यन का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर 600 फेरे हैं और 40 सेंटीमीटर लंबाई है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 600 बट्टा 40 सेंटीमीटर है। इसको बदलेंगे जब मीटर में तो हो जाएगा 10⁻⁻2 से इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। आई का मान कितना है? आई का मान है 2 एम्पियर। यहाँ पर कितना है? 2 एम्पियर के बराबर है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर कैंसिल हो गया। उसके बाद से फिर 4 से यहाँ पर 4 कैंसिल हो गया। 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर मिलेगा 6 दूना 12 12 और यहाँ पर हो जाएगा पाई। ये हो जाएगा 12 पाई गुणे यहाँ पर 10⁻⁻7 था और यहाँ पर 10⁻1 मिला है। और जब 10⁻2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻+2 हो जाएगा। ये हो गया। यानी जो हम लोग को चुंबकीय क्षेत्र का मान मिलेगा हो जाएगा 12 पाई गुणे 10⁻, यहाँ पर हो जाएगा -4 टेस्ला के बराबर। इतना हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का मान। हो गया क्लियर? म्यू नॉट का मान रख दिए ये वाला। उसके बाद यन क्या होता है? यन होता है जो स्मॉल यन का मान होता है वो कैपिटल यन अपान स्मॉल यल के बराबर होता है। तो यहाँ से हम लोग यन का मान प्राप्त कर लिए थे। 600 फेरे थे। यानी कुल फेरे कितने थे? 600 फेरे थे। और जो लंबाई है वह 40 सेंटीमीटर के बराबर है। तो यहाँ पर हम 40 सेंटीमीटर रख दिए हैं। 40 सेंटीमीटर को मीटर बदलेंगे तो 10⁻2 से गुणा करना पड़ता है। चलिए अब इसी का पूरा सिंप्लीफिकेशन कर दिए हैं तो इतना मान मिला है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग को देखना है टोराइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र। क्या करना है? आगे हम लोग को देखना है टोराइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र। टोराइड क्या होता है? यह भी एक परिनलिका का ही रूप है। जैसे परिनलिका में एकदम रेखीय दिशा में परिनलिका बनी थी, यानी एक ही सीधी रेखा में बनी थी। इसके जो छोर थे वह स्वतंत्र थे। यानी इसमें एक पॉइंट इधर मिल रहा था, एक सिरा इधर मिल रहा था और एक सिरा इधर मिल रहा था। लेकिन अगर हम लोग पूरे परिनलिका को अगर पूरा गोली आकार दे दें, वृत्तीय आकार दे दें तो क्या बन जाता है? यह टोराइड बन जाता है। ये क्या है? टोराइड है। इसमें भी तार के फेरे लपेटे गए हैं।
तो ये क्या होता है, इसको टोराइड बोलते हैं। और इसी कारण हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके कारण हमको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो इसका अक्ष है, जो इसका भीतरी भाग है, यहाँ पर जो हम देख रहे हैं अंदर वाला भाग, ये वाला, इसके भीतर हम लोग को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इसके भीतर। और इसके भीतर जो बिंदु P है उस पर हम लोग को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो यहाँ पर जो त्रिज्या है, यानी जो यहाँ पर दूरी हो रही है O से लेकर बिंदु P की, उसके बराबर त्रिज्या लेकर एक क्या करेंगे, एक बंद लूप बनाएंगे। यहाँ पर क्या करना है, एक बंद लूप बनाना है। तो यहाँ पर क्या कर दिया गया, एक बंद लूप बना दिया गया जिसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r के बराबर है। यहाँ तक जाएगा यह स्मॉल r के बराबर है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी B, उसका मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, एम्पियर का परिपथी नियम लगाएंगे। तो मान लेते हैं कि जो यहाँ पर टोराइड है उसके एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है। यहाँ पर एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है, स्मॉल n के बराबर है। और प्रत्येक तार में, मतलब प्रत्येक फेरों में I धारा प्रवाहित हो रही है। और यहाँ पर जब हम लोग जानते हैं कि n का मान किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल N अपान कितना हो जाएगा, L के बराबर होगा। और इस पूरे वृत्त के लिए जो L का मान होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, यह 2 पाई r के बराबर हो जाएगा। यानी N अपान ये हो जाएगा 2 पाई r। ये हो गया क्लियर। चलिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एम्पियर का परिपथी नियम लगाएंगे। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि ये हो जाता है B इंटू DL इंटू कास थीटा बराबर म्यू नॉट इंटू आई। लेकिन अगर n फेरे हों तो n फेरे के लिए क्या कर देंगे, कैपिटल N इंटू आई, ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि प्रत्येक बिंदु पर B और जो DL है उसका गुणनफल कितना होगा, उसके बीच का कोण कितना होगा, 0 वंश होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ B इंटू DL इंटू कास 0 का मान कितना होता है, यहाँ पर लिख देंगे कास 0 हो गया। और यहाँ पर हो जाएगा म्यू नॉट इंटू N इंटू आई, ये हो गया। अब चूंकि B कांस्टेंट है और कास 0 का मान 1 होता है, कास 0 का मान जब 1 रखेंगे तो यहाँ पर ये गायब हो जाएगा पूरा, B को बाहर निकाल देंगे तो हो जाएगा यह पूरा B इंटू इंटीग्रेशन ऑफ DL इजकल टू म्यू नॉट इंटू N इंटू आई के बराबर, इतना हो गया। अब हम जानते हैं कि अगर पूरे वृत्त का, जो यहाँ पर हम लोग बंद लूप खींचे हैं, वृत्ताकार है, और इस पूरे वृत्त का जो समाकलन होगा वो कितना हो जाएगा, या 2 पाई r के बराबर होगा, इसके परिधि के बराबर होगी। यानी B इंटू ये हो जाएगा 2 पाई r, ये हो गया। यहाँ पर हमको ध्यान देना है कि अगर यहाँ पर ds होता तो पूरा इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, यह 4 पाई r स्क्वायर के बराबर हो जाता है। अगर किसी गोला के लिए देखते हैं तो 4 पाई r स्क्वायर के बराबर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग वृत्त के लिए देख रहे हैं, और चूंकि यह DL है तो क्या हो जाएगा, यह वृत्त की जो परिधि होगी उसके बराबर होगा। क्लियर है। जैसे गॉस के प्रमेय में हम लोग यहाँ पर ds लिखते थे और इस पूरे का मान कितना लिखते थे, 4 पाई r स्क्वायर के बराबर। लेकिन यहाँ पर जब वृत्त होगा तो क्या होगा, 2 पाई r के बराबर होगा, क्योंकि यह जो 2 पाई r होता है वो वृत्त की परिधि की लंबाई के बराबर होता है। हो गया क्लियर। उसके बाद से लिखेंगे हम लोग म्यू नॉट इंटू कैपिटल N इंटू आई। अब यहाँ पर क्या करना है, 2 पाई r को इधर भेज देना है। तो जब 2 पाई r को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा यह म्यू नॉट इंटू N इंटू आई अपान, यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई r। क्योंकि हम लोग देखे थे कि N अपान जो 2 पाई r है वह किसके बराबर है, स्मॉल n के बराबर है। स्मॉल n क्या होता है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, तार के फेरों की संख्या है। तब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, B इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट, इसके स्थान पर यानी N अपान 2 पाई r के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, स्मॉल n लिखेंगे, स्मॉल n, और इंटू ये हो गया आई। और इस तरह से इसका भी मान वही होता है जो कि हम लोग परिनलिका के लिए देखे थे। हो गया क्लियर। यह तो परिनलिका के भीतर था, यानी टोराइड के भीतर था। लेकिन अगर हम लोग उसके अंदर वाले भाग में देखें, यानी इस भाग में अगर हम लोग को देखना हो, क्या करना है हम लोग को, टोराइड द्वारा घिरे रिक्त स्थान में चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। यहाँ पर धीरे नहीं है, यहाँ पर क्या है, घिरे है, यानी यहाँ पर हम लोग को चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, B है, ये क्या है, B है। तो एम्पियर के नियम से हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ B इंटू DL इंटू कास थीटा बराबर हो जाता है, किसके बराबर हो जाएगा, यह म्यू नॉट इंटू N आई के बराबर होगा। एक फेरे रहते हैं तो यहाँ पर सिर्फ आई लिखते, लेकिन N फेरे हैं तो N आई लिखेंगे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र कितना है, B है, D, उसके बाद से जो अल्पखंड है वह DL है। कोण कितना होगा, कोण यहाँ पर भी 0 ही होगा, यानी कास
जीरो के बराबर हो गया। उसके बाद से यहाँ पर हम लिखेंगे म्यू नॉट इंटू यन, और हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पर बंद लूप है इसके भीतर तो कोई धारा ही प्रवाहित नहीं हो रही है। बंद लूप के भीतर अगर धारा नहीं है तो आई के स्थान पर क्या लिखना है, जीरो लिखना है। जैसे हम लोग जब गॉस का प्रमेय लगाते थे तो ये देखना पड़ता था कि बंद पृष्ठ के भीतर आवेश कितना है, वैसे ही यहाँ पर भी ये देखना होता है कि बंद लूप के भीतर धारा कितनी है। तो यहाँ पर धारा का मान कितना है, धारा का मान है जीरो। धारा का मान कितना हो गया, जीरो हो गया। बी को बाहर कर लेंगे और डी एल का मान याद करेंगे तो ये 2 आर के बराबर ही होगा। ये क्या हो जाएगा 2 यहाँ पर चूंकि हम लोग त्रिज्या R1 ही है तो R1 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आर ही लिख रहे हैं। ये क्या हो जाएगा 2 आर इक्वल टू, जब यहाँ पर हम जीरो से गुणा करेंगे तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग देख रहे हैं बी का मान कितना होगा, जीरो के बराबर होगा। यानी जो इसका भीतरी भाग होगा यहाँ पर, वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमेशा जीरो के बराबर होगी। हो गया क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग देखेंगे कि टोरॉइड के बाहर रिक्त स्थान में चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर हम लोग को चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, एक बंद लूप खींचेंगे, ऐसे एक बंद लूप खींचेंगे जिसकी त्रिज्या कितनी होगी, आर के बराबर होगी। ये हो गया बंद लूप, चूंकि टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है इसको सीधा मान लेंगे। यहाँ पर मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र कितना है, बी है, और जो यहाँ पर अल्पखंड होगा वो कितना होगा, ये डी एल के बराबर होगा। तो हम लोग जानते हैं एम्पीयर के परिपथी नियम से कि इंटीग्रेशन ऑफ बी इंटू डी एल इंटू कास थीटा बराबर होता है, क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू एन आई के बराबर होगा। ये हो गया। बी को बाहर निकाल सकते हैं, डी एल का इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा यह 2 आर। थीटा का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर थीटा का मान हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा कास जीरो। उसके बाद से म्यू नॉट तो रहेगा ही, यन भी रहेगा, लेकिन हम लोग देख रहे हैं जो कुल धारा का मान है वो क्या होगा, चूंकि अगर हम लोग इसको पूरा ऐसे देखें तो जितनी धारा, जैसे यहाँ पर हम लोग क्या बनाए थे, यहाँ पर क्रॉस, यहाँ पर डॉट बनाए थे और इसके लिए क्रॉस बनाया गया था। सभी बिंदुओं पर यहाँ पर क्या होगा, डॉट होगा, यहाँ पर क्रॉस होगा। मतलब जितनी धारा आ रही है उतनी धारा जा भी रही है। अगर हम लोग ऐसे देखें तो जितनी धारा अंदर से बाहर की तरफ आ रही है उतना ही धारा बाहर से अंदर भी जा रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक आई का मान पॉजिटिव भी लेंगे और एक आई का मान निगेटिव भी लेंगे। हो गया क्लियर। जैसे अगर हम लोग पिछले वाले फिगर से देखें ये वाला, तो अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं इस बिंदु के लिए तो यहाँ पर जो आई का मान है वो क्या है, बाहर की तरफ है तो पॉजिटिव लेंगे, और यहाँ पर जो आई का मान है वो अंदर की तरफ है तो निगेटिव लेंगे। तो जितना पॉजिटिव होगा उतना ही निगेटिव भी होगा, इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर आई माइनस आई लिखेंगे, और आई माइनस आई का मान क्या होता है, जीरो होता है। यहाँ पर हो जाएगा बी इंटू 2 आर, बी इंटू 2 आर इक्वल टू जीरो। 2 आर को इधर भेज देंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा, बी का मान जीरो हो जाएगा। हो गया क्लियर। यानी टोरॉइड के कारण अगर हम लोग को चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करनी हो तो इसके भीतर ही चुंबकीय क्षेत्र मिलता है, बाहर कोई चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त नहीं होगा, न तो बाहर और न ही इसके भीतर वाले भाग में यहाँ पर। हो गया क्लियर। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।